अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि मार्शल लॉ की गवर्नमेंट कैसे बनती है और वज़ीर आज़म को हटाने के कितने तरीके हैं। कोई आइडिया है आपको इस चीज़ के बारे में? मार्शल लॉ मार्शल लॉ को अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? मिस आप बताओ, इस पे अपना कमेंट दो। मार्शल लॉ गवर्नमेंट क्यों नहीं अच्छी, या आपके नज़र में मार्शल लॉ अच्छा है या जमहूरी हुकूमत अच्छी है? दोनों के साथ आपने दोनों को विद रीजन आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आप समझती हैं कि जमहूरी हुकूमत अच्छी है तो आपने उसकी रीज़न बतानी है। अगर आप समझते हैं कि मार्शल लॉ अच्छा है तो उसकी भी रीज़न बतानी है। जी मिसबा बोलें। मिसबा आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज। जी अपना उसमें ओपिनियन दे के कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है आपके नज़दीक, या कोई भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है आपके नज़दीक? सर आप ही बता दें। आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती? नहीं सर, होंगी अच्छी, बट आप बता दीजिए। नहीं, ये या तो आप ये समझते कि हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए, सब अपनी मर्जी से जिए, वेला ये हुकूमत बनाई हुई है। फायजा आप अपना ओपिनियन दें। हम लेक्चर्स को ना जरा डिफरेंट वे में हम अब मैं कोशिश करूंगा कि एक यूनिक स्टाइल में लेके चलूं ताकि सबसे हम हट के काम करें। फायजा, आप बता दें। मासूमा? आई सर थिंक सो। जमहूरी हुकूमत अच्छी होती है, कौन सी? लेकिन पाकिस्तान में अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियन कोई भी सिंसियर नहीं है। जमहूरी हुकूमत जमहूरी हुकूमत अच्छी नहीं है, फिर अच्छी कौन सी है? पाकिस्तान में अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी होती है। ये वो आप रहने दे कि पाकिस्तान में कौन सी अच्छी है, वैसे ही आप जनरल बताएं। सर जमहूरी डेमोक्रेटिक। क्या रीजन है कि क्यों जमहूरी हुकूमत अच्छी है? सर इसमें क्योंकि पब्लिक की पार्टिसिपेशन होती है, अगर कोई मतलब काम हुकूमत सही नहीं करती तो लोग उनको मतलब बरतरफ कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, तो अगर आपको ये शहबाज एहतजाज शरीफ कर हुकूमत सकते पसंद नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। ये मासूम आप क्या कह रही थी? आई थिंक आप सारी टीचर्स हैं तो सारे कतरा रहे हैं बोलने से, शर्माते ऐसे हैं। बस ये दुआ करें कि बस मेरे से ना बोले। बोलना आपको आना चाहिए ना, अपनी बात को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आपने इंटरव्यू में जाना है तो तब आपका बोलना ही आपका देखा जाएगा। आप रिटर्न में सारी मैंने कर करके जाएं, लेकिन इंटरव्यू में आपका ना बोलने की वजह से आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से फिर आपको काफी इश्यूज करिए वो आपका सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप ये बोलना सीखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चले मैं बता देता हूँ कि देखें, जो जमहूरी हुकूमत होती है ना, इसमें एक तो ये होती है कि वोटिंग के जरिए आती है। अब अगर जो सियासतदान उसको पता हो कि मैंने हर 5 साल बाद अवाम के पास जाना है, तो जाहिर है कि अगर आप एक दफा आवाम को धोखा दे सकते हैं, 2 दफा दे सकते हैं, 3 दफा दे सकती हैं, हर दफा तो आप धोखा नहीं ना दे सकते। तो जब अगर आप 5 साल आपने गवर्नमेंट की आवाम से वादे किए हैं लेकिन आपने वादे पूरे नहीं किए, दोबारा 5 साल के बाद आप जाती हैं आवाम के पास और उनको अपना यकीन दिला लेते हैं कि जी हम आपके लिए काम करेंगे, आवाम अगेन आप पे यकीन करके ना वोट दे देती हैं।
अगेन आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तीसरी दफा फिर आप वो वादे आपने पूरे किए नहीं होते, आप फिर दोबारा अवाम के पास जाते हैं। तो लेकिन जो जमहूरी हुकूमत होती है ना, यहाँ पे आप तनकीद कर सकते हैं, हुकूमत को बुरा भला आप कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप भी खुलेआम गवर्नमेंट को बुरा भला कह सकते हैं। फिर आपके जो न्यूज़ चैनल हैं वहाँ पे आप बुरा भला वो कर सकते हैं। जो आपके न्यूज़ जो अखबारात हैं, तो जो आपके फिर अखबारात होते हैं वो सारे फिर आप वो आपके बारे में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आपका भी नहीं, मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था मासूमा। तो ना फिर इस वजह से होता क्या है कि जब बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है तो लोगों में शऊर पैदा होता है। अब मीडिया में आप पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड है ना कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट बनाने में भी और गिराने में भी, क्योंकि लोग जो है ना वो मीडिया को फॉलो करते हैं अपना ओपिनियन बनाने में। अगर वो कह समझते हैं कि इमरान खान अच्छा है तो उसकी बहुत सारा जो मटेरियल है या उसका बहुत सारा जो ओपिनियन है वो मीडिया से ही लेते हैं। अगर आप शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को अच्छा समझती है तो वो सारा ओपिनियन मैक्सिमम आपको मीडिया से ही मिलता है। तो गवर्नमेंट जमहूरी हुकूमत में, तो जमहूरी हुकूमत में किस तरह होता है कि काम आपको करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको चंद या वो कुछ देर आप धोखा कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको एट द एंड आपकी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म बढ़ता चला जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट जमहूरी हुकूमत। अब देखिए जो मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी चीफ होता है वो ऑर्डर पास करता है, तो सारी जो गवर्नमेंट होती है, पूरी मुल्क की जो असम्बलियां होती हैं, वफाकी असम्बलियां भी और सूबाई असम्बलियां भी, सारी की सारी टूट जाती हैं, सबके ओहदे खत्म हो जाती हैं। और एक बंदा जो होता है वो क्या होता है, पूरे मुल्क का सरबराह बन जाता है। अब देखिए जो जमहूरी हुकूमत होती है यहाँ पर एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है ना कि आप इलेक्शन होते हैं, आप अवाम के पास जाते हैं, अवाम को अपना वो ओपिनियन देती हैं, अपना वो कायल करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए अच्छे काम करेंगे। जो आपकी मुखालिफ पार्टियां हैं वो बोलती हैं, वो अपने अवाम को कायल करने की कोशिश करती हैं। तो यानी कि सारा जो ना होता अवाम पे ही है। तो अवाम को लालच भी दिए जाती हैं, स्कीमें जारी की जाती हैं। तो यानी कि सारी जो ना पार्टियां वो अवाम को अपनी कायल करने की कोशिश करती है, मुकाबला होता है। लेकिन यहाँ पर जो आर्मी चीफ बनता है इसने अवाम के पास नहीं जाना होता, क्योंकि ये जमहूरी हुकूमत अगर आपने करनी है तो आपको अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम को कायल करना पड़ेगा, अवाम के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, अवाम की बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन ये जो आर्मी चीफ होता है ये पूरे मुल्क का सरबराह भी बन चुका है, लेकिन ये अवाम के पास नहीं गया। ये अपने ऑफिस में बैठ कर ये पूरे मुल्क का क्या बन गया, करता धरता बन गया। फिर ये क्या करेगा, वो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, मार्शल लॉ गवर्नमेंट में आप खुलेआम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मीडिया अगर खुलेआम मार्शल लॉ गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करेगा तो उसको उठा के जेलों में बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी स्टडी की है तो जो जनरल जिया का दौर है ना, तो इसमें जो भी ये काफी ना एक किस्म का जालमाना दौर था। अच्छा भी दौर है, इसमें खाम खूबियां भी है, खामियां भी है, वो एक अलग डिस्कशन है। तो यहाँ पे जो जो साफी होते थे, जैसे आपने एक साफी है, अब नाम मुझे वो मेरे माइंड से निकल गया है। बहुत सारे जो साफी है वो क्रिटिसाइज करते थे जिया हुकूमत पे, जिया पे। तो वो क्योंकि मार्शल लॉ की गवर्नमेंट थी तो वो क्या करते थे, उनको उठा के जेलों में बंद कर देते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे, उनको पनिश किया जाता था। अभी आप देख लें शहबाज शरीफ को आप कितना जितना मर्जी बुरा भला कह लें, तो आपको कोई जो है ना वो उठा के जेल में नहीं बंद करेगा। लेकिन मार्शल लॉ में क्या होगा, आप अब हुकूमत के खिलाफ बोल ही नहीं सकेंगे। जो भी चैनल है मीडिया वाले, उन पे लिमिटेशन लगा दी जाएंगी, उनको बोला जाएगा कि अगर आपने हमारे खिलाफ बोला तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसने फिर वोट लेने तो आवाम के पास जानी नहीं है। यहाँ पर तो टाइम लिमिट होती है 5 साल। और मार्शल लॉ क्या होती है आईनी तौर पे तो ये होता है कि जब मुल्क के हालात काफी खराब हो जाते हैं ना, या इमरजेंसी की सूरत बन जाती है, तब क्या करते हैं कि वजीर आजम रिक्वेस्ट करता है आर्मी चीफ से, वो कहते हैं कि मुल्क के हालात मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, तो आप आए आप अपना चार्ज संभाल लें। तो वो फिर सारी जो हुकूमत होती है उसको खत्म हो जाता है और आर्मी चीफ पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लेता है, और पूरे मुल्क में जो फौजी हुकूमत नाफज हो जाती है। तो वो फौज की मर्जी होती है, जिसको मर्जी उठा ले, जिसको मर्जी जेल में बंद कर दे, क्योंकि उनको सारे
पावर्स उनको मिले होते हैं। तो उस तरह वो फिर क्या करते हैं, जब मुल्क के हालात ठीक वो उनकी करना जिम्मेदारी होती है, तो वो 1 महीने मुल्क के हालात ठीक कर ले, 2 महीने में कर दें। तो जब मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, फिर आर्मी चीफ का काम क्या होता है, दोबारा मुल्क में इलेक्शन करवाना। ये आईनी तौर पर इस तरह वो प्रोसीजर होता है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है कि मुल्क में इमरजेंसी के हालात भी नहीं होते। आर्मी चीफ क्या करता है, अगर उसके वजीर आजम से नहीं बनती तो वो क्या करेगा, उसको उठा के वो खत्म कर देगा और खुद जो है ना मुल्क का कंट्रोल संभालेगा। तो इसका काम क्या होना था कि इलेक्शन करवाना है, कि जैसे ही मुल्क के हालात वो ठीक होते हैं तो उसने इलेक्शन करवाने। लेकिन आप तारीख उठा के देख ले, जो भी आर्मी चीफ बना है उसने इलेक्शन फौरन नहीं करवाए। वो काफी देर तक खुद मुल्क का सरबराह बना रहा, फिर उसने किसी एक सियासी पार्टी को अपने साथ मिला लिया, उस सियासी पार्टी को साथ मिला के मुल्क में धांधली जरा जो इलेक्शन है वो करवा दी, जिसको हम कहते हैं बराए नाम इलेक्शन। कि जस्ट कार्रवाई डालने के लिए, पेपरों में शो करने के लिए आपने क्या किया, वो अपने इलेक्शन करवा दिए। तो वो एक एक किस्म का अपना एक गुलाम बना लिया, सारे इख्तियार अपने पास रखे और खुद क्या बन गया, सदर भी बन गया। और दूसरी बात है, अब वो आर्मी चीफ का ओहदे पर भी बहाल रहे। जैसे आपने मुझे सदर मुशर्रफ का भी आपको पता है कि जो मुशर्रफ उसने क्या किया, नवाज शरीफ हुकूमत को घर भेज के उसने आर्मी चीफ का ओहदा भी अपने पास रखा, और जो सारी जो पावर्स हैं वो सदर को ट्रांसफर कर दी। तो एट अ टाइम उसके पास दो ओहदे थे, सदर का भी ओहदा था और आर्मी चीफ का ओहदा भी था। अभी तो सदर के पास अख्तियार नहीं है ना, लेकिन मुशर्रफ के पास सारे के सारे अख्तियार था और वो सदर पाकिस्तान था। तो उस वक्त जो वजीर आजम था, शौकत तरीन, शुजात वगैरह, इनके पास बराए नाम अख्तियार थे। यानी कि उस वक्त जो मार्शल लॉ की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसमें ये इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो भी मार्शल लॉ होता है ना आर्मी चीफ का, वो क्या करता है, बराए नाम इलेक्शन करवा देता है। मिस आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, ये स्टोरी आपको बोरिंग तो नहीं लगती, जो मैं बोलते चला जाता हूँ बोलते चला जाता हूँ, ये इंटरेस्टिंग लगती है? जो भी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ इंटरेस्टिंग लग रही है कि बोरिंग लग रही है? किसी को बोरिंग तो लग रही है तो बता दे। लेक्चर आपका इंटरेस्टिंग होता है। सर लेक्चर आपका इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन नेट के इश्यूज की वजह से ना आवाज़ सही नहीं आ रही होती। रिकॉर्डिंग लेक्चर में आवाज सही होती है ना? या पे अभी रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं सुने? तो फिर क्या होता है, मैं क्या कह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि जो भी मार्शल लॉ के जरिए गवर्नमेंट में आता है ना, तो वो क्या करता है, पहले तो वो 2 3 4 साल वो क्या करता है, अपने रिकॉर्डिंग आप भी को ठीक मजबूत होती करता है। है। जी, चलें ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, किसी सियासी पार्टी को, आपको पता ही है कि वो जब ऑफर करे कि तू मेरे साथ मिल जा तो मैं तुझे वजीर आजम बना दूंगा। अब देखिए, वजीर आजम को प्रोटोकॉल वगैरह होता है, लेकिन जो उसने वजीर आजम के जो इख्तियार होते हैं ना, वो अब सारे के सारे अपने अपने आप पे रख लेता है। वजीर आजम को जस्ट ना अवाम को शो करने के लिए वो बस रखता है। यानी कि आप कह सकते हैं कठपुतली के तौर पर उसको यूज करता है। तो इस तरह वो क्या करता है, वो काम चलाता रहता है। तो अब देख ले, इंडिया में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। सोच लें, देख लें कि इंडिया हमसे पावरफुल क्यों है। क्योंकि जब से इंडिया में गवर्नमेंट बनी है, आज तक वहां पे मार्शल लॉ नहीं लगा। और पाकिस्तान में पहली गवर्नमेंट थी सदर आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की, जिसने 5 साल पूरे किए। और ये कब इंसिडेंट हुआ, 2008 से लेकर 2013 में जो गवर्नमेंट बनी, ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट थी जिसने 5 साल पूरे किए हैं। तो पाकिस्तान बना क्या है, 1947 को। और जमहूरी हुकूमत कब वो उसने अपने 5 साल पूरे किए, कितने साल बनते हैं, 3 50 53, तो 53 और 8 वो 61 ईयर्स बाद, पाकिस्तान बनने के 61 साल बाद एक पहली गवर्नमेंट आती है। कि मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। जब से इंडिया बना है ना, वहां पर मार्शल लॉ नहीं लगा। तो मार्शल लॉ नहीं लगा, इसका मतलब है वहां पर ना हर गवर्नमेंट ने अपनी जो जो मुद्दत है ना 5 साल, वो पूरी की है। तो वहां पर अभी तक मार्शल लॉ नहीं लगा। और पाकिस्तान जब से बना है तो इतने मार्शल लॉ लगे हैं, जो भी गवर्नमेंट बनती है 2 साल चलती है, 3 साल चलती है,
कभी उसको सदर वो खत्म कर देता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि बेनजीर हुकूमत को सदर ने वो खत्म किया था। कभी आर्मी चीफ खत्म कर देता है। कोई जो जमहूरी हुकूमत उसको चलने नहीं देते। तो पाकिस्तान 1947 में बना था, और जो 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो ये वो पहली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में जिसने अपने 5 साल पूरे किए। इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट अपने 5 साल वो पूरे नहीं कर सकी। तो देख ले, पाकिस्तान बनने के 61 साल बाद एक ऐसी गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 तक, जो 5 साल पूरे करती है। तो यहां से आप अंदाजा लगा ले कि इंडिया हमसे पावरफुल क्यों है। तो अब देख सकते हैं, जब हर 5 साल बाद आपने अवाम के पास जाना है, आपको पता है कि मैंने अवाम के जरिए गवर्नमेंट में आना है, तो फिर आप काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आपने, ज़ाहिर है, मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि अवाम को आप एक दफा धोखा दे सकती हैं, 2 दफा दे सकती हैं, हद है 3 दफा दे लें। लेकिन जब आपने चौथी दफा अवाम के पास जाना है, तो अवाम ने तो आपके गिरबान को पकड़ना, अवाम ने कहना है तो 3 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, तुम ये हमसे वादे करके जाती हो, पूरे हमसे हमारे करते कोई नहीं है। तो वो फिर क्या करते हैं, उसको पता होता है कि अगर अब मैंने काम ना किया तो अवाम ने मुझे वोट नहीं देना। क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है, हर एक को आजादी होती है क्रिटिसिज्म करने की। तो जब क्रिटिसिज्म होता है, लोग सवाल उठाते हैं, तो जो दूसरा बंदा है जो चुप करके बैठा होता है, वो भी उस वो सवाल उसके कानों में जाता है। वो भी कहता है बात तो ये ठीक है, वो भी सवाल करना शुरू करता है। जब एक बंदा सवाल करना शुरू कर दे ना, तो आप अंदाजा लगा लें, तो पूरी क्लास सवाल करना शुरू कर देती है। बस हम इंतजार में होते हैं कि ये जो पहला बंदा है ना, ये सवाल करना शुरू करे। तो जब एक बंदा सवाल उठाना शुरू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, पूरा जो लोग हैं ना, वो सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो जब सवाल करना शुरू कर देते हैं, फिर सियासतदानों को जवाब देने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर है, जब सियासतदानों काम नहीं किए होंगे, तो कितने कोई है वो चालाक सियासतदान हो सकता है कि वो हर सवाल का जवाब तो फिर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो जमहूरी हुकूमत होती है, यहाँ पे ये एक तरक्की की जिम्मेवार होती है। यहाँ पे तरक्की हो ही जाती है। कोई बुरी से बुरी गवर्नमेंट भी आए ना, नालायक से नालायक गवर्नमेंट भी आए, उसने पता है कि अगर मैंने दोबारा इलेक्शन में आना है, दोबारा मैंने अपना वो पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मुझे काम करने पड़ेंगे। तो यही वजह है कि इंडिया में क्या हुआ कि मार्शल आने लगा। जो सारी जमहूरी वो पार्टी हैं, उनको पता है कि हमने अवाम के पास ही जाना है, अगर हमने वो हुकूमत में आना है। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं, वो फिर काम अपने अवाम को दिखाने के लिए वो एक दूसरे से कंपटीशन होता है। तो आज इंडिया हमसे बहुत ज्यादा ताकतफुल है। इंडिया आप देख लें, कभी भी अब वहां पर आप डिफॉल्ट की बातें नहीं सुनेंगी। हम कभी भी ये नहीं कहते कि जी इंडिया आज आज डिफॉल्ट हो गया, कल डिफॉल्ट हो गया, परसों डिफॉल्ट हो गया। कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि डिफॉल्ट क्या होता है। जब हम कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया, तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। अगर मुझे याद ना रहा तो आपने मुझे रिमाइंडर दे देना, ठीक है। ये हमारे कल के लेक्चर का टॉपिक होगा कि कोई मुल्क जब डिफॉल्ट होता है तो हमारे क्या होता है। तो पाकिस्तान जब से बना है, आप अपने वालदैन से पूछ लें, अब आप भी बड़े हो गए, छोटे हो तो बाद आप ये बातें सुन रहे हैं कि आज डिफॉल्ट हो गया, कल डिफॉल्ट हो गया, मुल्क के बड़े मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले करने हो गए। यही बातें आप क्रिकेट टीम पे भी सुनते हैं, और यही बातें आप मुल्क के हालात पे भी सुनते हैं। तो इसकी सारी की सारी वजह यही है कि मार्शल लॉ ने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि जब 2-3 साल बाद गवर्नमेंट चलती है, तो मार्शल लॉ के उसको गवर्नमेंट खत्म कर देता है। और आप देख ले, मजे की बात है कि कोई भी वजीर आजम, गवर्नमेंट तो 5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वजीर आजम ऐसा नहीं है जिसने 5 साल पूरे किए हैं। हद अंदाजा लगा रहे पाकिस्तान के हालात के। अब अगर आप सवाल पूछे ना कि पाकिस्तान यहाँ तक क्यों पहुंचा है, इतने बुरे हालात पाकिस्तान के क्यों हैं, कि जब भी हमारे अब दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, हम भिखारियों के तौर पर जाने जाते हैं। कि उसकी एक ये भी वजह है कि कोई भी वजीर आजम 5 साल अभी तक पूरे नहीं कर सका। सबसे जो हाईएस्ट मुद्दत है ना वजीर आजम, वो जिसने अपने वो मुद्दत पूरी की है, वो वो लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान पहले वजीर आजम है जो सबसे लंबा वजीर आजम पाकिस्तान में बने। उनकी आई थिंक मुद्दत 4 साल और कुछ ऊपर महीने हैं। दूसरे नंबर पर यूसुफ रजा गिलानी, ये दूसरा वजीर आजम है पाकिस्तान के जिसने वो ज्यादा वो देर वजीर आजम रहा है। इमरान खान जो है ना, ये बन सकता था पहला वजीर आजम के, लेकिन ये भी वो फिर इमरान खान को भी हटा दिया गया। तो अभी तक सबसे जो लंबे ड्यूरेशन के जो वजीर आजम है ना हमारे पास, वो लियाकत अली खान है। तो ये देख लें कि ना, पहली गवर्नमेंट 2008 में वो पूरी हुई, 2013 से उसने अपने 5 साल पूरे किए। अब देखिए, अब देखते हैं कि जो वजीर आजम है, ये कब अपनी मुद्दत पूरी करेगा। मे भी 2050 में करे, 2040 में करे।
तो ये सारी वजूहत है जिनकी वजह से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब देखिए मार्शल लॉ में मैं आपको बता रहा था, जमहूरी हुकूमत को आपको समझ में आ गया ना कि जब जमहूरी हुकूमत होगी तो उसने तरक्की करनी ही करनी, उसने का तरक्याती काम करनी है, अवाम की फलाह बहबूद के काम करने ही करने हैं। ये हो ही नहीं सकता है कि जमहूरी हुकूमत हो और वो तरक्याती काम ना करे। अगर नहीं करेंगी दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो इसलिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन मार्शल लॉ में क्या होता है, पूरे मुल्क का जो पावर होती है वो सिर्फ एक बंदे के पास होती है। तो उसका पता भी होता है कि मैंने दोबारा अवाम के पास नहीं जाना। तो ये क्या करता है, 10 साल हुकूमत कर ली, 15 साल गवर्नमेंट कर ली, उसके बाद ये क्या करता है, लूट पूट के ये अपना वो बोरिया बिस्तर वो बांधता है और चुप करके वो निकल जाता है, अवाम के पास जाते ही नहीं है। जो वजीर आज़म बनता है उसके पास इतनी जुर्रत नहीं है पाकिस्तान में कि वो आर्मी चीफ से सवाल कर सके कि तुमने ये जो मार्शल लॉ की गवर्नमेंट थी, तो ये तुमने इसमें मुल्क मतलब क्या पैसा वो कितना यूज किया, क्या क्या किया। कोई आप पाकिस्तान में वजीर आजम सवाल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ सबसे जो पावरफुल शख्सियत है वो आर्मी चीफ होता है, आज भी आर्मी चीफ ही है। हमारे यहाँ मुल्क की जो वजीर आजम वो पावरफुल नहीं होता, वो बहुत ही वीकेस्ट पर्सन होता है। वो क्या करते हैं कि आर्मी चीफ से बना लेते हैं और उसको कठपुतली के तौर पर वो फिर नचाते रहते हैं और अपने जो मफादात है वो हासिल करते रहते हैं। अब आज इंडिया पर, इंडिया में आर्मी चीफ की जरूरत नहीं है कि वो वजीर आजम को ऑर्डर दे सके। वहां पर वजीर आजम आर्मी चीफ का बॉस होता है, लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ बॉस होता है। आपने देखा भी होगा कि जो पुलवामा का वाकया हुआ था जिसमें वो एक वो अभिनंदन जो था वो पाकिस्तान में आके उसने अटैक भी किया था। तो क्या आप ये आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ को बोले कि जी आप इंडिया पे अटैक करो तो वो आर्मी चीफ अटैक कर देगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वजीर आजम आर्मी चीफ को ऑर्डर नहीं दे सकता कि जाओ जाके इंडिया पे हमला करो। आर्मी चीफ की मर्जी होगी तो वो हमला करेगा। लेकिन वहां पे क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर दिया आर्मी चीफ को कि इंडिया पे जा, पाकिस्तान पे जा पर अटैक कर लो। तो क्योंकि वहां पर जमहूरी हुकूमत इतनी स्ट्रांग है, वहां पर फौजियों को आर्मी चीफ का पता भी नहीं होता। यानी कि आर्मी चीफ इतना वो अनपॉपुलर होता है, इतना वो मतलब है वो उसका अपने काम से काम रखता है कि वहां पर पता भी नहीं होता कि मैंने जो है ना, लोगों को आर्मी चीफ का नाम भी नहीं पता होता, इतनी वो मतलब गुमनाम शख्सियत होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आर्मी चीफ सबसे फेमस वो शख्सियत होता है। तो यहाँ से आप देख लें कि हमारे मुल्क की इतनी वो बुरी हालत क्यों हुई। तो इंटरव्यू में अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाता है कि जमहूरी हुकूमत बेहतर है या मार्शल लॉ की गवर्नमेंट बेहतर है, तो होप तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया यहाँ से आ गया होगा कि जमहूरी हुकूमत क्यों बेहतर है। क्योंकि वहां पर हम क्रिटिसिज्म कर सकती हैं, उसने अवाम के पास जाना होता है वोटिंग अपने लिए, वो बार बार 5 5 साल बाद जाना होता है। तो उसको फिर पता होगा अगर मैंने अवाम के पास गया तो कुछ लेके जाना, अगर ना लेके गया तो अवाम मेरे सवाल करेंगे। तो ये सारा कुछ है। और आर्मी चीफ में क्या होता है कि वो पूरा पूरे मुल्क का जो पावर होती है उस एक बंदे के पास होती है ना, उसने दोबारा इलेक्शन में जाना होता है। तो जब भी उसने अपनी मर्जी से आराम सुकून से वो गवर्नमेंट करता है, जब हालात उससे वो उसको पता चले कि जी अब हालात मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, तो वो क्या करता है, वो फिर इलेक्शन करवा के वो साइड लाइन हो जाता है। और जो नई हुकूमत आती है, जमहूरी हुकूमत आती है, उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आर्मी चीफ से सवाल कर सके। और मार्शल लॉ गवर्नमेंट में एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बताना भूल गया, कि जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती है ना, या जो सरमायाकार होता है, इन्वेस्टर होता है, जिसने आपके मुल्क में पैसा लगाना होता है, वो मार्शल लॉ गवर्नमेंट से कतराता है। क्योंकि उसको पता है कि मार्शल लॉ जो गवर्नमेंट है ये 5 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी। लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो जो इन्वेस्टमेंट है मुल्क में वो आपके नहीं आती। तो जब इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आएगी, जो दूसरे ममालिक हैं, अमेरिका हो गया वगैरह वगैरह, वो आपके साथ ट्रेड करना, वो मतलब है ट्रेड वगैरह करने से कतराएंगे। लेकिन जो जमहूरी हुकूमत होगी उसमें इन्वेस्टमेंट भी आती है और जो बाकी जो कंट्रीज है वो भी आपके साथ वो ट्रेड करती हैं और आपके साथ वो मतलब है वो तजारती रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती हैं। मार्शल गवर्नमेंट को अच्छा नहीं समझा जाता। तो जब मार्शल आ जाते हैं तो जो बैन अवी ताकती होती हैं वो आपको कहती हैं कि मुल्क में इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। तो चूंकि वो सारे उनको पता होता है कि एक बंदे के पास जो पावर है वो होना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ ले। तो 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के सही यूसुफ राजा गिलानी पाकिस्तान के वजीर आजम बने। इनके दौर में 18वीं आईनी तरमीम। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था
कि पहले सारे के जो इख्तियार होते थे वो सदर के पास होते थे। सदर के पास क्यों गए इख्तियार? क्योंकि जो मार्शल लॉ के जरिए आता था आर्मी चीफ, वो क्या करता था, उसने वो इलेक्शन करवाता था बराए नाम, इलेक्शन करवा के अपनी मर्जी की वो लोग वो असम्बलियों में ले आता था। फिर असम्बलियों में लेकर वो वहां से क्या होता था, सदर पाकिस्तान का इलेक्शन करवाता था। क्योंकि आपको पता है कि सदर पाकिस्तान का जो इलेक्शन है ना, इसको कौन कौन वोट देता है? एमएनए वोट देता है और एमपीए वोट देता है, अवाम वोट नहीं देती। तो एक बार जो आर्मी चीफ है उसने अपनी मर्जी के एमएनए ले आए, अपनी मर्जी के एमपीए ले आए, वो सारे पे क्या करे, वो फिर आप ये क्या करेगा, वो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन करवाएगा। क्योंकि जो सारे एमएनए और सारे एमपी हैं वो उसने अपनी मर्जी के लगवाए हैं, धांधली के जरिए उसने लगाए, अपनी ताकत के जरिए लाए हैं। अवाम ने वोट डाला किसी को है, निकला किसी को है। तो इसलिए सारे एमएनए और एमपी जो उसके अपनी मर्जी की बंदे हैं, तो ये जाहिर है ये कि सारे किसको वोट देंगे जब सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होगा? जाहिर आर्मी चीफ को ही देंगे, क्योंकि आर्मी चीफ ही इनको लेकर आया है। तो आर्मी चीफ बोलेगा तुम सारे सारे मुझे वोट दो, तो ये फिर वोट लेके ये फिर क्या बन जाता है, सदर बन जाता है। अब ये जब सदर बन गया है तो इसने जो आइन में तरमीम करके सारी जो पावर्स है वो अपने आप को ट्रांसफर कर लिए। तब मुल्क पे सदर मुशर्रफ तक यानी कि 2008 तक सारे जो पावर्स होते थे वो किसके पास होते थे? सदर के पास। आर्मी जो वजीर आजम होता था वो बराए नाम होता था, उसके पास इख्तियार बहुत कम होते थे। जैसे आज है ना, आज सारी पावर वजीर आजम के पास है, और जो सदर के पास जो पावर है वो ना होने के बराबर है। सदर एक चपड़ासी भी नहीं लगा सकता, इतना मतलब है बे इख्तियार सदर अब उसको कर दिया गया है। तो जब 2008 में इलेक्शन हुए तो सदर आसफ अली जरदारी बना, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी, वो सदर पाकिस्तान बने। तो आप देखिए सदर, वो उन्होंने जब सदर पाकिस्तान बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइन में तरमीम कर दी नवाज शरीफ के साथ मिलकर। क्योंकि जब आपने आइन में तरमीम करनी होती है ना तो आपको सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी। आई थिंक सो 1/3 मेजोरिटी आपको चाहिए होती है, 1/3 मेजोरिटी आपको चाहिए होती है, यानी कि 3 हिस्से आपकी सपोर्ट में हो तो तब आप आइन में तरमीम कर सकते हैं। तो यही वजह है कि इमरान खान आइन में तरमीम नहीं कर सका था, क्योंकि इमरान खान के पास 1/3 मेजोरिटी नहीं थी। इमरान खान की मखलूत हुकूमत थी, तो इसलिए अगर आपने आइन में तरमीम करनी है ना तो आपके पास 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी के पास भी 1/3 मेजोरिटी नहीं थी, तो लेकिन उसने क्या किया, नवाज शरीफ को साथ मिला लिया। तो नवाज शरीफ एग्री और उसने बोला कि वाकई सदर के पास इख्तियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो सदर है ना वो एमएनए और एमपीए के वोटों के जरिए बनता है, वो अवाम के पास नहीं जाता। तो इसलिए जो अवाम के पास जाता ही नहीं है तो उसके पास इख्तियार भी नहीं होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि वजीर आजम वो अवाम के पास जाता है, क्योंकि वो एमएनए बनता है तो फिर वो वजीर आजम बनता है। तो चूंकि उसने अवाम के पास जाना है, वो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसलिए सारे इख्तियार उसको ट्रांसफर हो जाने चाहिए। तो उन्होंने 18वीं तरमीम की, और इस तरमीम के जरिए सारे जो इख्तियारात है वो किसको ट्रांसफर हो गए? वजीर आजम को। और उस वक्त वजीर आजम कौन बना? यूसुफ रजा गिलानी। तो आप कह सकते हैं सारे उस वक्त, अब स्क्रीन आपको नजर नहीं ना आ रही? चलिए मैं वैसे वॉइस में बता देता हूँ, अभी वो लोड हो रही है स्क्रीन। अब आ रही होगी स्क्रीन शेयर। तो जब 18वीं आईनी तरमीम हो गई तो फिर क्या होगा, सारा जो यूसुफ गिलानी के पास सारा इख्तियार चलेगा, और जो सदर आसफ अली जरदारी था वो क्या हो गया, बेख्तियार हो गया। तो इसको हम कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो किस तरह, वो कौन सी तरमीम है? अभी भी नहीं स्क्रीन शेयर हो रही आपको? अभी तो आपको शो होनी चाहिए स्क्रीन।
अब ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंटरनेट के इतने शदीद मसाइल होते हैं ना। आप शो हो रही है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो 18वीं आईनी तरमीम है, इस तरमीम के जरिए जो सारे जो पावर है वो किसको ट्रांसफर हो गए? वजीर आजम को। तो आपसे सवाल कर सकते हैं कि जी पहले तो सदर पाकिस्तान के पास सारे पावर्स होते थे, तो अब वजीर आजम के पास पावर कैसे आई? तो आपने बताना है कि आईन में 18वीं तरमीम की गई, जिसके नतीजे में सूबों को भी मजीद इख्तियार मिले। अब सूबे भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, और इसके नतीजे में वजीर आजम को भी इख्तियार मिले। 2019, अब एक है ये डेटें आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में आ सकती है। जिस तरह बेनजीर की जो गवर्नमेंट थी वो कब कब बनी, तो इसी तरह जो नवाज शरीफ की हुकूमत है, बेनजीर की हुकूमत 1990 में बनी और 1993 में बनी। और जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, नहीं सॉरी, जो 1990 में बेनजीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया था 1990 में। तो फिर जब बेनजीर की हुकूमत बरतरफ होगी 1990 में, तो उस वक्त फिर किसके कौन गवर्नमेंट में आया? नवाज शरीफ। 1997 में भी नवाज शरीफ आया, और 2013 में भी नवाज शरीफ आया। तो नवाज शरीफ पहला पाकिस्तान का वजीर आजम है जो 3 दफा मुल्क का वजीर आजम बना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जो अमेरिका है ना, वहां पर आपके पास लिमिट है कि जो सदर, वहां क्योंकि वहां पर सारे पावर सदर के पास होती हैं। तो वहां पर कोई भी बंदा जो है ना, वो अगर 2 दफा सदर पाकिस्तान है, वो सदर बन चुका है, वो तीसरी दफा सदर नहीं बन सकता। तो वहां पर ये फिक्स कर दिया गया कि आपने मैक्सिमम टू टाइम्स ही सदर बन सकते हैं, तीसरी दफा आप सदर नहीं बन सकते। क्यों? वो कहते हैं कि हम जो लोग हैं ना, वो काफी काबिल है अमेरिका में। वो कहते हैं कि अगर एक बंदा 2 दफा सदर बन गया, तो उसने जो उसके पास एबिलिटीज थी ना, वो उसने डिलीवर कर दी हैं। तो अब उसके पास कोई ऐसा 8 साल बहुत होते हैं, क्योंकि वहां पर 4 साल होती है वो गवर्नमेंट के लिए वो मुद्दत। वो कहते हैं कि जब एक बंदे के पास 8 साल उसके हो गए हैं, तो जो कुछ उसके पास एबिलिटीज थी वो उसने डिलीवर कर चुकी हैं। तो आप कोई सेंस नहीं बनता कि उस बंदे को आप तीसरी दफा दोबारा मुल्क की वो जो सदारत है वो आप उसको दे दें। तो वहां पर ये मैकेनिज्म है। ओबामा जो था ना, जो वो 2 टाइम सदर बन चुका था, तो ओबामा ने क्या किया, उसको बोला गया कि आप आइन में तरमीम कर दो, तीसरी दफा भी सदर बन जाएं। तो ओबामा का ये जुमला तो उसने बोला था कि मैं एक बंदे के लिए, यानी अपनी जाती शख्सियत के लिए, मैं आइन में तरमीम कभी नहीं करूंगा। अगर मैं तीसरी दफा सदर बनने के लिए मैंने आइन में तरमीम कर दी, तो ये मुल्क के लिए बहुत तबाही का बायस होगा। तो इन लोगों की सोच ये होती है, वो इक़्तिदार के भूखे नहीं होते। आज आप ओबामा को देख लें, वो आम आवाम में वो घुल मिल जाता है। वो ये नहीं होता कि अवाम उसका अवाम तक उसके रसाई नहीं है। वो एक बिल्कुल आप इस तरह सिंपल लाइफ जीते हैं कि आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि ये बंदा कभी अमेरिका का सदर रहा है। यानी कि इतनी उनकी आम वो लाइफ होती है। अवाम जो बच्चे उनके साथ घुल मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं, आम आवाम उनके साथ मिल रही है। तो यानी कि उनकी साइकी ये होती है। वहां का जो वजीर आजम होता है या सदर होता है ना, जब वो अपना वो मतलब उसकी टाइम लिमिट पूरी होती है, खुद जो सामान होता है ना अपना, वो ट्रक में रख रहा होता है, गाड़ी में रख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर इन लोगों की क्या सोच होती है। तो नवाज शरीफ ने क्या किया, इसने मोटरवेज, नवाज शरीफ का कारनामा है जो आपको मोटरवेज मिलती हैं। एटमी धमाके नवाज शरीफ के दौर में हुए थे। तो चीन पाकिस्तान राहदारी, सी पैक इसको नाम बोलते हैं, कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट है ना, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी असाइनमेंट है सी पैक। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 होगी ना, क्योंकि अभी मैंने आईएमएफ की आपको असाइनमेंट दी है, तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है, सी पैक। नहीं मासूमा, मैंने वो ना साइंस वालों का अलग रखा है और आर्ट्स वालों का अलग रखा है। पहली आपकी असाइनमेंट थी जो सबके लिए थी, वो आईएमएफ थी। जो दूसरी असाइनमेंट दी थी वो सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए थी, वो थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो मतलब वो सबके लिए नहीं थी। तो असाइनमेंट नंबर 2 है हमारी सी पैक। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सी पैक का। जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ ना, अगर आप इसको ईमानदारी से करें, तो फिर आपकी ना जो बाकी जो एग्जाम्स है, जैसे अभी आपका 5 फरवरी को, 5 मार्च को लिटरेसी डिपार्टमेंट का वो पेपर होने वाला है। तो जो आपको असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, तो अगर आप इसको पूरी मेहनत से आप इसको करें ना, तो इंशाल्लाह ताला जो बाकी जो जनरल जॉब्स के एग्जाम है ना, वो आपकी ऑटोमेटिकली उसकी तैयारी होती चली जाएगी। तो इसलिए ज्यादा मेहनत करें, ये ना करें
असाइनमेंट को लंबा बनाया करें, 2-3 पेजेस के असाइनमेंट ना बनाया करें। तो एक आपको मैं सॉफ्टवेयर बताता हूँ, स्लाइड शेयर। मैं बताता हूँ मासूमा, ये आप गूगल पे टाइप करें या जो प्ले स्टोर है ना वहाँ पे आप टाइप करें स्लाइड शेयर। वहाँ पे ना स्लाइड्स बनी हुई हैं, जो भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, अगर उन्हें फॉर एग्जाम्पल किसी ने सी पैक पे स्लाइड स्लाइड बनाई है ना, वो क्या करेगा, स्लाइड शेयर पे जो ये एक वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर देगा। तो यहाँ पर फिर जब आप यहाँ पे बहुत सारे आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। तो स्लाइड में क्या होता है आपको पता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो फिर अगर आप किसी ने सी पैक पे वो स्लाइड शेयर बना के पीपीटीज बना के वहाँ पे अपलोड की हैं, तो वो फिर आप वहाँ से भी आप उसको हेल्प आउट ले सकती हैं। तो सी पैक में आप ये बताना है कि सबसे पहले ये सी पैक बना कैसे, सी पैक का मतलब क्या है। तो सी पैक में कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, मेगा प्रोजेक्ट की बात करने, छोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं करनी। यानी कि सी पैक में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, सी पैक पाकिस्तान का मुकद्दर कैसे बदल सकती है, पाकिस्तान के लिए कैसे फायदामंद है, सी पैक चाइना के लिए कैसे फायदामंद है। तो इन चीजों को आपने हिट करना है। सी पैक को आपको पता है कि जो फॉरेन जो पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो सी पैक पे हमला करते हैं ताकि सी पैक कंप्लीट ना हो सके। अगर सी पैक कंप्लीट हो जाता है तो पाकिस्तान को कितने फायदे होंगे। इंडिया सी पैक को खत्म क्यों करना चाहता है। स्लाइड शेयर पे फिलहाल वो यही मुझे पता है। तो इससे बहुत अच्छा से वो मैंने जब आप स्टूडेंट लाइफ में ना, अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती थी तो मैं स्लाइड शेयर को यूज करता था। तो ये एक अच्छा वो मतलब साइट है, तो यहाँ से आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा।